हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमटेरिया। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉमटेरिया, सभी पढ़े सभी बड़े। नाउ द टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट चौरी चौरा का 100वां साल। चौरी चौरा की अवस्थिति और चौरी चौरा कांड के बारे में और उसके स्मारक के बारे में और सारे करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कस से चर्चा करेंगे। गोरखपुर से देवरिया जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 25 किलोमीटर दूर स्थित चौरी चौरा और 4 फरवरी 1922 को स्वाधीनता आंदोलन को एक नए मोड़ पे मिलने वाला ये चौरी चौरा आंदोलन बापू के अहिंसा आंदोलन के बराबर एक मार्ग निकला ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जन प्रतिरोध का। तब चौरी चौरा चमड़े, कपड़ों, गुण और शराब का बड़ा बाजार हुआ करता था। यहाँ प्रदर्शन करती हुई भीड़ पर पुलिस की फायरिंग में 3 लोग बलिदान हो गए थे। इसके बाद आंदोलनकारियों की भीड़ के आगे गोलियां कम पड़ गई और पुलिसकर्मी थाने में जाकर दुबक गए। इस प्रकरण में 225 लोगों को आरोपित बनाकर 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने मुकदमा लड़ा और 151 लोगों को फांसी की सज़ा से बचा लिया। 19 लोगों को वर्ष 1923 में 2 से 11 जुलाई के बीच विभिन्न जेलों में फांसी दे दी गई थी। चौरी चौरा के जन प्रतिरोध से नाराज महात्मा गांधी ने 10 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह तुरंत असहयोग आंदोलन को रोक रहे हैं, क्योंकि भारत की जनता अहिंसक आंदोलन चलाने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं है। अंततः 6 फरवरी 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शहीद स्मारक भवन का शिलान्यास किया। 11 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 19 जुलाई 1993 को इसका लोकार्पण किया। बदहाली झेल रहे शहीद स्मारक भवन और पार्क को अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भव्यता प्रदान की है। शताब्दी महोत्सव के जरिए चौरी चौरा के बलिदानियों की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए साल भर तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ फरवरी 2021 में किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय सुधार, अर्बन लोकल बॉडीज़ रिफॉर्म्स, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला गोवा देश का 6ठा राज्य बन गया है। इसके साथ ही गोवा खुली बाजार उधारी के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का हकदार हो गया है और गोवा के अतिरिक्त अन्य 5 राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना है। शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी और शहरी उपयोगिता सुधारों का उद्देश्य है कि राज्य में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाएं और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ सफाई सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ बनाएं। नाउ शेतकारी संगठन, द नेक्स्ट टॉपिक, शेतकारी संगठन। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कानूनों का समर्थन भी किया है। इस संगठन में शेतकारी संगठन भी था। जाने माने किसान रहे शरद जोशी ने इस संगठन की नींव रखी थी और ये महाराष्ट्र से हैं। 1989 में जब प्याज की अच्छी कीमत मांग रहे किसानों ने पुणे नासिक हाईवे को जाम कर दिया था। इसी आंदोलन से शेतकारी संगठन का जन्म हुआ था। इस दौरान लोगों ने अपने प्याज की सड़कों पर फेंक दिया था और जब तक ग्रामीण भारत की समस्याओं को शहर से जाकर नहीं उठाया जाएगा, इसका समाधान नहीं निकलेगा। यही मांग थी, यही मानना था इस संगठन का। इसका विरोध प्रदर्शन शहरी इलाकों में हुआ करता था और इससे वहाँ का जनजीवन प्रभावित होता था। नाउ राजा सुहेल देव स्मारक, इस पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेल देव की याद में उनका स्मारक बनाई है, जो कि 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के वक्त सालार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया था, लेकिन वहाँ के राजा सुहेल देव से बुरी तरह पराजित हुआ था और मारा गया था। सालार मसूद गाजी की यह कहानी 14वीं सदी में अमीर खुसरो की किताब एजाज-ए-खुसरवी और उसके बाद 17वीं सदी में लिखी किताब मीरात-ए-मसूदी में मिलती है। महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकारों ने न तो सालार मोहम्मद गाजी का जिक्र किया है और न तो राजा सुहेल देव का जिक्र किया है और न ही बहराइच का जिक्र किया है। 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने राजा सुहेल देव की याद में एक डाक टिकट भी जारी किया था। नाउ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट historical places is known as Jerentha Pothar, which is very popular in news। प्रधानमंत्री ने
जनवरी 2021 और फरवरी 2021 में असम में दो स्थानों पर जनता को संबोधित किया है। दोनों स्थानिक स्थल का नाम है जेरेंथा पोथार। 17वीं शताब्दी की अहोम राजकुमारी जायमती ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। और दूसरा ढेकियाजुली ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। असम का ढेकियाजुली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र की शहीद का गृहनगर है। 20 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के हिस्से के रूप में असम के कई शहरों में स्वतंत्र सेनानियों के दस्ते ने विभिन्न पुलिस स्टेशनों तक जुलूस निकाला था। ये दस्ते मृत्यु वाहिनी के नाम से जाने गए थे। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट हो गई है और हमारे भारत के संसद ने अभी 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 12 फरवरी 2021 को अपने निर्माण के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 12 फरवरी 2021 को मौजूदा संसद की आधारशिला ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। मौजूदा संसद भवन का नक्शा प्रख्यात डिजाइनर सर हर्बर्ट बेकर ने सर एडविन लुटियंस के साथ मिलकर तैयार किया था। यही सर एडविन लुटियंस हैं जिन्होंने रायसीना हिल के आसपास की नई दिल्ली की बसावत का खाका खींचा था। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट द टॉपिक ऑफ करंट अफेयर। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को 7 जनवरी 2021 को पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉट कंटेनर ट्रेन को हरियाणा के न्यू अटेली स्टेशन से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ तक के लिए हरी झंडी रवाना किया गया है। डबल स्टैक लॉन्ग हॉट कंटेनर ट्रेन के परिचालन में 25 टन का बढ़ा हुआ एक्सल लोड होगा। इसे DFCCIL के लिए RDSO के वैगन विभाग ने डिज़ाइन किया है। कंटेनर इकाइयों के लिहाज से DFCC पर एक लॉन्ग हॉट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन में जुड़े ये वैगन भारतीय रेलवे की वर्तमान क्षमता की तुलना में 4 गुना अधिक कंटेनर इकाइयों को ढो सकते हैं। नाउ बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है विल्किसगंज मॉडल, जो कि पंचायतों की तस्वीरों को बदल देगा, जिसमें कि मध्य प्रदेश को सीहर जिलों की विल्किंसन पंचायत ने ग्रामीण विकास के आदर्श मानक स्थापित करने के साथ वर्ष 2041 तक के समुचित विकास का मसौदा तैयार किया था। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर बनाए गए इस मास्टर प्लान में आवास से लेकर पानी, रोजगार, समुदाय भवन और हर सुविधा को शामिल किया गया है जो एक गांव वाले को ज़रूरत होती है। ग्रामीण विकास के मसौदे को देश की पंचायती राज प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित होती है। मॉडल केंद्रीय पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार ने पंचायत का निरीक्षण किया है। इसके बाद पूरे मसौदे को पंचायत में लागू करने के लिए इसकी संस्तुति की गई है, जिसमें कि पंचायत की तस्वीरों को हम कैसे बदलेंगे। नाउ विल्किसगंज मॉडल क्या है, इसके कुछ उद्देश्य हैं जिसको कि मैं बताना चाहता हूँ। 2016 में पंचायत को ODF किया गया है। पूरे गांव में RCC रोड का निर्माण करके कीचड़ युक्त सड़कों से मुक्ति है। गौशालाओं का निर्माण है, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण है, जन भागीदारी से खेतों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण है और वाटर सेट परियोजना से 20 खेल तालाब का निर्माण है। घर घरा कचरा एकल कर जैविक खाद्य का निर्माण भी इसके तहत किया जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल इशूज़। नाउ द इंटरनेशनल इशूज़। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे, म्यांमार देश में सैन्य का तख्ता पलट हुआ है। फरवरी 2021 में म्यांमार की सेना ने म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद सत्ता हासिल कर ली है, जबकि 1948 में ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही म्यांमार में ये क्रमशः तीसरा तख्ता पलट है। तख्ता पलट के तुरंत बाद म्यांमार के 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में भी ले गया है। इसमें कि नवंबर 2020 में हुए संसदीय चुनाव में आंग सान सू की के राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD को अधिकांश सीटें हासिल हुई थी और 2008 में सेना द्वारा तैयार किए गए संविधान के मुताबिक म्यांमार की संसद में सेना के पास कुल सीटों का 25% हिस्सा है, जबकि प्रमुख मंत्री पद भी सैन्य नियुक्तियों के लिए ही आरक्षित होता है। वर्ष 2021 की शुरुआत में जब निर्वाचित सांसद का पहला सत्र आयोजित किया गया था, तभी सेना द्वारा संसदीय चुनावों में भारी धोखाधड़ी का हवाला देते हुए 1 साल के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा, भारत और चीन
भारत और चीनी सेनाओं की वापसी चालू हो गई है। एक समझौता हो गया है, एग्रीमेंट ऑन विड्रॉल ऑफ इंडिया चाइनाज फोर्सेस। अभी के घटनाक्रमों को देखें तो भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील को लेकर समझौता हो गया है। दोनों देशों की सेनाएं अपने यथा स्थान पर पीछे लौटने लगी है। ये दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में अप्रैल 2020 की स्थिति में वापस लौटने संबंधी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। पैंगोंग पर समझौते के बाद भारत और चीन देप्सांग एवं गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में भी सैन्य वापसी की प्रक्रिया में बातचीत करेगी, जो कि वार्ताएं अभी चल रही हैं। 10वें स्तर में जो वार्ताएं चल रही हैं और दोनों देशों द्वारा सेनाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अप्रैल 2020 की स्थिति कायम नहीं हो जा सकती है। पीछे हटने की प्रक्रियाओं में क्या करता है देश? पैंगोंग के उत्तरी किनारे से चीन अपने सैनिकों को फिगर 8 के पूर्व में ले जाएगा और भारत अपने सैनिकों को अपने स्थायी बेस धन सिंह थापा चौकी जो फिगर 3 के पास है वहां तक आएगा और दोनों पक्ष दक्षिणी किनारों से भी सैनिकों को लौटा लेंगे और सहमत होंगे कि फिगर 3 और फिगर 8 के बीच का क्षेत्र अस्थायी पेट्रोलिंग क्षेत्र बन जाए और व्यवस्था को स्थायी करने के लिए बाद में सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद भी अप्रैल 2020 के बाद झील के उत्तरी दक्षिणी किनारों पर किए गए अपने निर्माणों को गिरा देंगे और ये काम शुरू कर दिया गया है, जो कि काम चल रहा है। इस मामले में अड़चनें क्या है? दोनों पक्षों के बीच में विश्वास की कमी है, न ही मंशा स्पष्ट है और सैनिक पीछे हटे तो स्थायी रूप से अपने पुराने बेस पर लौट जाएं। और अभी सैनिक साजो सामान के साथ इस क्षेत्र में डटे हुए हैं और तनाव बढ़ने के साथ ही दोनों पक्ष ने स्थायी ढांचे भी बना लिए हैं, इसलिए ये विवाद हो रहा है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि पैंगोंग झील विवाद में हुआ क्या है। पैंगोंग त्सो झील को कई फिंगर्स के रूप में विभाजित किया गया है। इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच 8 फिंगर्स को लेकर विवाद की स्थिति है। भारत की बात करें तो भारत ने दावा किया है कि LAC फिंगर 8 से होकर गुजरती है और इसी स्थान पर चीन की अंतिम सेना चौकी है और भारतीय सेना इस क्षेत्र में फिंगर 8 तक इस क्षेत्र की संरचना के कारण पैदल गश्त करती है, लेकिन भारतीय सेना का नियंत्रण फिंगर 4 तक ही है और चाइना की तरफ से LAC फिंगर 2 से होकर गुजरती है और चीनी सेना हल्के वाहनों से फिंगर 4 तक और कई बार फिंगर 2 तक भी गश्त करती रहती है। इस तरह पैंगोंग त्से झील काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि भौगोलिक रूप से झील महत्वपूर्ण चुशूल घाटी के नज़दीक है, जहां पर कि वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान चीन द्वारा मुख्य हमला चुशूल घाटी शुरू किया गया था और चुशूल घाटी का रास्ता पैंगोंग त्सो झील से होकर जाता है। ये एक प्रमुख मार्ग है। इसका उपयोग भारतीय अधिकृत क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए चाइना कर सकता है। और इस तरह से हम इस बात पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ाते हैं कि बांग्लादेश के पृथक द्वीप पर रोहिंग्या हैं। बांग्लादेश रोहिंग्यास रिलोकेशन 15 फरवरी 2021 को बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के चौथे समूह को बंगाली खाड़ी में बांग्लादेश द्वारा विकसित किए गए भाषण 4 द्वीप पर भेजा गया है और अभी तक 7,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को इस द्वीप पर भेजा जा चुका है और बांग्लादेश का लक्ष्य इस द्वीप पर 1 लाख रोहिंग्याओं का स्थानांतरण करने से है। ये रोहिंग्या शरणार्थी होते क्या हैं? व्हाट इज़ द रोहिंग्या शरणार्थी? नाउ वी विल डिस्कस। म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है, लेकिन रोहिंग्याओं को मुख्य रूप से अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जाता है। लंबे समय से म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते आ रहे हैं और म्यांमार में प्रभावी बौद्ध आबादी का मानना है कि बांग्लादेश से भागकर आए रोहिंग्या को वापस वहीं चले जाना चाहिए। और म्यांमार में रोहिंग्या संकट तब खड़ा हो गया था जब 2012 में रखाइन प्रांत में हुए भीषण दंगों में 200 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान थे। इन दंगों की शुरुआत तब हुई थी जब एक बौद्ध महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी और आरोप ये था कि 3 रोहिंग्याओं ने किया था और इसके पश्चात अल्पसंख्यक रोहिंग्याओं और बहुसंख्यक बौद्धों के बीच कई बार हिंसक टकराव हुए थे। फिर 25 अगस्त 2017 को अराकान रोहिंग्या मुक्ति सेना ARSA ने उत्तरी रखाइन प्रांत में 30 पुलिस चौकियों पर हमला किया था। इसमें लगभग 12 सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हुई थी और कई घायल हुए थे। इसके बाद अगस्त 2017 में ही रोहिंग्या लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई में सेना पर बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं लोगों के घर जलाए गए और उनके सामूहिक हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इस दौरान लाखों लोग, लगभग 7,45,000 रोहिंग्या लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण लेने की कोशिश की थी। नाउ
we will discuss about the very important topic, squad updates. What is the squad updates? Quad 18 फरवरी 2021 को समावेशी हिंद प्रशांत को लेकर क्वाड संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आयोजित की गई है। इसे मुक्त और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित है। इसके जो एजेंडा थे, ये जो क्वाड बैठक के, उसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान के विदेशी मंत्रियों ने बैठक के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों पर भी चर्चा किया है। उन्होंने वैश्विक जलवायु परिवर्तन के पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है। और इसके बाद बहुत ही क्वाड और मालाबार का संक्षिप्त परिचय हम देते हैं कि क्वाड क्या है और मालाबार क्या है। नवंबर 2020 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने बंगाली खाड़ों में मालाबार युद्धाभ्यास संपन्न किया था और इससे पूर्व चारों देशों ने जापान में युद्धाभ्यास संपन्न किया था। ये चारों देश क्वाड के सदस्य देश हैं। चीन से भारत के साथ चल रही तनातनी के बीच युद्धाभ्यास गहरे निहितार्थ रखता है और क्वाड समूह की अवधारणात्मक दिसंबर 2004 से हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद राहत कार्यों के लिए गठित सुनामी कोर ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और इसमें इस समूह के चारों देशों ने मिलकर राहत कार्य में योगदान दिया था। इसके बाद क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई है और चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने से इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। और नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीति बनाने के लिए क्वाड समूह की स्थापना की है और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया है। अक्टूबर 2020 में क्वाड के सभी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की जापान में बैठक हुई है, जिसमें कोविड महामारी से निपटने के बारे में व्यापक चर्चा हुई है। भारत का क्वाड में क्या महत्व है? कई पड़ोसी देशों से सीमा विवाद में उलझा हुआ है भारत, और भारत के अन्य सीमा विवादों पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में भी अनिश्चितता के विपरीत हिंद महासागर में भारत क्वाड सदस्यों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था स्थापित कर सकता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। वैश्विक व्यापार की दृष्टि से हिंद महासागर का समुद्री मार्ग चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके से इस क्षेत्र में क्वाड का सहयोग भारत को एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। इसके उपयोग से भारत इस क्षेत्र की शांति के साथ विशेष नियंत्रण रेखा LAC पर चीन की आक्रामकता को नियंत्रित करने के लिए भी कर सकता है और हिंद प्रशांत के केंद्र में रहते हुए भारत इन प्रयासों के साथ मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, समुद्री निगरानी और क्षेत्र के कमज़ोर देशों में अवसंरचनाओं से जुड़ी साझा पहलों की शुरुआत करके वैश्विक राजनीति में अपनी स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ब्रेक्जिट। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन ने रात के 11 बजे यूरोपीय यूनियन के नियम मानने बंद कर दिए हैं और ट्रैवल, व्यापार, प्रवासी और सुरक्षा के अपने नए नियम लागू कर दिए हैं। इसके साथ ब्रिटेन EU के सीमा शुल्क संघ और एकल बाजार की गतिविधियों से भी बाहर हो गया है। ब्रिटेन 28 सदस्यीय यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश है, जिसने कि 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपियन यूनियन की संसद ने ब्रेक्जिट समझौते पर अपनी अनुमति दे दी थी। जून 2016 में ब्रेक्जिट के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें 71% मतदान के साथ 30 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया था और इस प्रकार 52% लोगों ने ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया था। 27 मार्च 2017 को ब्रिटिश सरकार ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की थी और यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन में अलग होने की समय सीमा को पहली बार 29 मार्च 2019 से बढ़ाकर 12 अप्रैल 2019 किया गया था। इसके बाद इस समय सीमा को 31 अक्टूबर 2019 को और फिर 31 जनवरी 2020 तक बढ़ाया गया था। फिर 23 जनवरी 2020 को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन की संसद ने ब्रेक्जिट समझौते पर अनुमति दे दी थी। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने की पूरी प्रक्रिया में 1 साल का समय लगेगा और इस अवधि के दौरान दोनों पक्ष अपने भावी संबंधों की रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे। ये ब्रिटेन और एग्जिट से मिलकर बना हुआ शब्द है। ब्रिटेन का एक यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। तो ब्रेक्जिट क्या है? ब्रिटेन और एग्जिट। ब्रिटेन एग्जिट हुआ तो ये ब्रेक्जिट बना। इस तरीके से हम
आज के लेक्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आगे बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अब चर्चा करने जा रहे हैं, शाहतूत डैम। व्हाट इज़ शाहतूत डैम? अफ़गानिस्तान में लालंदर, जिसको शाहतूत बोलते हैं, इसके बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसके पहले नवंबर 2020 में अफ़गानिस्तान 2020 सम्मेलन के अवसर पर भारत ने अफ़गानिस्तान विकास कार्यों के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लगभग 150 परियोजनाओं की घोषणा की थी और यह परियोजना भारत और अफ़गानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। अब इस शाहतूत बांध से या लालंदर से क्या हमें लाभ होगा? अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगी ये, और इस बांध का निर्माण काबुल नदी की सहायक मैदान नदी पर किया जा रहा है। यह भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। इससे पहले भारत अफ़गानिस्तान मैत्री बांध सलमा को उद्घाटन जून 2016 में कर चुका है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर डिस्कस टुडे दैट नाउ Alexei Navalny, what is the personality? Alexei Navalny फरवरी 2021 में रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी ने मॉस्को न्यायालय ने 2 वर्ष 8 महीने की इनको सज़ा सुनाई है, और नावल्नी ने वर्ष 2014 में धन शोधन मामले में 2 सिद्धि के तहत 3.5 साल की अपनी निलंबित शर्तों का उल्लंघन किया है। अदालत के इस फैसले के बाद मॉस्को में हजारों प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया है। ये एलेक्सी नावल्नी कौन है? ये एक विपक्षी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच की है और इसके माध्यम से रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भ्रष्टाचारों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। 2011 में उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में पहली बार नोटिस किया गया कि उनको भ्रष्टाचार विरोधी कार्यों को लेकर रूसी सरकार द्वारा दूसरी बार 2014 में पहली बार और ये दूसरी बार जेल भेजा जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उनकी प्रतिद्वंदिता इसी बात से समझी जा सकती है कि उनको जहर देकर मारने की भी कोशिश की जा चुकी है। नाउ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस क्रम में डेडिकेटेड रेल फ्रंट कॉरिडोर, भारतीय रेलवे इन दिनों सुधारों की बयार चला रहा है और कई तरह की रेल परियोजनाओं की संकल्पना को साकार करने का रूप दे रहा है। इसी कड़ी में मालगाड़ियों के लिए अलग रेलवे ट्रैक विकसित करने वाली बहुप्रतीक्षित डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना परिचालन के स्तर में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के एक हिस्से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर परियोजना पर बने न्यू खुर्जा न्यू भावपुर रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया है। 351 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक वर्तमान में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बनाए जा रहे हैं। इसमें ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई 1856 किलोमीटर और लुधियाना से बंगाल के डालकुनी तक जाएगा, और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर 1504 किलोमीटर लंबा होगा जो दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक फैला होगा। दोनों फ्रंट कॉरिडोर डबल ट्रैक के होंगे। आने जाने वाली मालगाड़ियों के लिए अलग अलग पटरियां होंगी। दोनों फ्रंट कॉरिडोर 9 राज्यों तक 61 जिलों से होकर गुजरेंगे। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर और उस पर दौड़ने वाली मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि अभी चल रही है, और मालगाड़ियों की औसत रफ्तार से लगभग दोगुनी होगी। इससे न केवल समय की बचत होगी और साथ साथ माल भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा सब्जी, फल और दूध जैसी जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुओं के लिए होगा। ये पूरी तरह से अति आधुनिक सिग्नल ट्रैक इंजन और कम्युनिकेशन सुविधाओं से भी जुड़ी रहती है। जाहिर है ये पूरी परियोजना देश के परिवहन तंत्र से लेकर वस्तुओं के आयात निर्यात, रोजगार सृजन और पर्यावरण सुरक्षा सभी आयामों को गति देगी। इससे हमें लाभ क्या होंगे ये हम जानते हैं। भारत में रेल शुरू हुई थी, अभी से माल ढुलाई रेलवे की आमदनी का बड़ा जरिया था, लेकिन 30 से 40 वर्षों में रेलवे का विकास लगभग ठप हो गया है। ऐसे माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी पर सबसे बड़ी गाज गिरी है, जो कि धीरे धीरे 70% से घट के 30 से 35% के स्तर पर आ गई है। अब डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बनने से मालगाड़ियों से ढुलाई होगी और बढ़ेगी इनकी क्षमता, और ये 50% तक भी पहुंच सकती है। अभी रेलवे की सभी रेलगाड़ियां, जो मालगाड़ी हो, आम सवारी गाड़ी हो, मेल हो, एक्सप्रेस हो, शताब्दी हो, राजधानी हो, सभी एक ही ट्रैक पर दौड़ती है। और इस हिसाब से
इन ट्रेनों की औसत रफ्तार भी कम हो गई है और आने जाने वाला समय भी बढ़ जाता है। तो ट्रेन की रेट अभी के पीछे ये कारण है। तो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट कॉरिडोर के पूरी तरह चालू हो जाने के बाद अभी भारतीय रेल की मौजूदा नेटवर्क से 40% लाइनें मालगाड़ियों से मुक्त हो जाएंगी और सवारी गाड़ियों के लिए पटरियों पर जगह खाली हो जाएगी। इसका फ़ायदा यात्रियों को होगा और कुल माल ढुलाई में से 57% की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती है और चाइना में 22% और अमेरिका में 32% माल की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती है। जबकि भारत रेल देश में कुल माल ढुलाई यातायात में से केवल 36% की है ढुलाई करती है, जबकि अमेरिका में 48% और चाइना में 47% ढुलाई रेलवे द्वारा की जाती है। तो इसके महत्व क्या होंगे, क्या इसकी मेरिट्स होंगी? डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भारत के परिवहन क्षेत्र में सुधार करेगा, भारतीय रेलवे के ट्रक मार्गों की क्षमता की बढ़ोतरी करेगा। इस मार्ग पर मालगाड़ियाँ बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकेंगी और भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली 70% मालगाड़ियाँ डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर स्थानांतरित की जाएंगी, जिससे यात्री ट्रेनों को अधिक रास्ता मिलेगा। और भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे फ्रंट कॉरिडोर के लिए विश्व बैंक से 5750 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हो रहा है और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर रेल लाइन भारतीय रेलवे की अन्य रेल लाइनों की तुलना में अधिक भार उठाने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यावसायिक और व्यापारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस नई फ्रंट रेल मार्ग से भारतीय रेलवे की मुख्य लाइनों पर अधिक गाड़ियां चलाई जा सकेंगी, जिससे कि भारतीय ट्रेनें अधिक समयबद्ध हो सकेंगी। तो गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़रूर से बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो कि अनवरत चलते रहेंगे। मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। यूपीपीसीएस के फॉर्म जो भरे जा रहे हैं और यूपीपीएससी के आरओ जो कि समीक्षा अधिकारी सचिवालय की परीक्षाएं हैं, सचिवालय सेवा संवर्ग की, यूपी टेट, सी टेट या कोई भी वनडे एग्जाम, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एचएसएससी हो, जेएसएससी, बीपीएसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी थर्ड सीजीएल जो आने वाली है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मेरे लेक्चर्स बहुत ही प्रभावी साबित होंगे। मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज़ लगातार जारी करता रहूँगा। मेरे चैनल का लाभ लें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्पटेरिया मेरे चैनल का नाम है। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया, जो कि हर कठिनाई से आपको बाहर निकालेगी। कॉम्पटेरिया जिसका लक्ष्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।